नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, हम लोग शेयर मार्केट में देखते हैं, स्टॉक मार्केट में देखते हैं, कुछ शेयर्स ऊपर जाते हैं, कुछ शेयर्स नीचे जाते हैं। शेयर्स क्यों ऊपर जाते हैं, शेयर्स क्यों नीचे जाते हैं? जबकि निवेशक जो है वो उस पर्टिकुलर कंपनी जिसके शेयर्स की हम बात कर रहे हैं उसके बारे में उसको संभावना लगती है कि कंपनी की भविष्य में संभावनाएं अच्छी होंगी, तो उसके शेयर प्राइसेस ऊपर जाते हैं। और अगर किसी कंपनी के बारे में लगता है कि कंपनी हालांकि बहुत अच्छी थी, इसकी पास परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, लेकिन अब जो घटनाएं घट रही हैं उसके अनुसार इसके भविष्य की संभावनाएं कम हैं, तो उसके शेयर प्राइसेस नीचे जाते हैं। ये शेयर मार्केट का मूल सिद्धांत है। जो डाउ जोन्स शेयर मार्केट के प्रणेता हैं, उन्होंने कहा था कि मार्केट डिस्काउंट्स ऑल इंफॉर्मेशन। मतलब ये कि मार्केट में जो भी सूचनाएं आती हैं, मैक्रो लेवल से आती हैं, माइक्रो लेवल से आती हैं, कंपनी लेवल से आती हैं, इंडस्ट्री लेवल से आती हैं, इकोनॉमिक फ्रंट लेवल से आती हैं, मार्केट उसको डिस्काउंट करता है, उसके बाद डिसाइड करता है कि शेयर ऊपर जाएगा या शेयर नीचे जाएगा। एक सूचना आई, उस सूचना को डिस्काउंट करता है। अगर वो पॉजिटिव सूचना है तो मार्केट ऊपर जाता है, अगर नेगेटिव सूचना है तो मार्केट नीचे जाता है, और उसके बाद उस इंफॉर्मेशन, उस सूचना का महत्व खत्म हो जाता है। उसके बाद नई सूचना का मार्केट वेट करता है, जो सूचना आती है उसका इंटरप्रिटेशन करता है, और उसके बाद फिर मार्केट को ऊपर जाना है या नीचे जाना है वो डिसाइड करता है। ये शेयर मार्केट का सिद्धांत है। इसी प्रकार का कुछ कुछ सिद्धांत राजनीति में भी है, और भारत की राजनीति में तो बहुत ज्यादा है। भारत की राजनीति में चाहे वो मार्केट नॉइसेस को क्रिएट किया जाए, मार्केट नॉइसेस का मतलब मार्केट में कुछ ऐसी सूचनाएं प्लांट की जाएं जिससे मार्केट दिग्भ्रमित हो जाए। जैसे 2012-2013 में हुआ। 2012-13 में विनोद राय साहब ने एक रिपोर्ट दी, CAG साहब ने, अन्ना हजारे साहब का एक आंदोलन हुआ, स्वामी रामदेव का एक आंदोलन हुआ। ये मार्केट नॉइसेस को क्रिएट किया गया। जैसे कांग्रेस की जो सरकार थी उस समय तत्कालीन, वो बहुत ज्यादा भ्रष्ट है, और विनोद राय साहब ने कहा 1,76,000 करोड़ का घपला हो गया, जबकि चिदम्बरम साहब ने खड़े होकर कहा कि ये नोशनल लॉस की बात कर रहे हैं, ऐसा कोई लॉस नहीं हुआ। लेकिन उस समय बात नहीं मानी गई, क्योंकि मार्केट नॉइसेज ऐसी क्रिएट की गई कि जैसे कांग्रेस की सरकार बहुत भ्रष्ट सरकार है। और ये किया गया, जो कैपिटलिस्ट लॉबी थी, जो राजनीतिज्ञ थे और जो इंटरेस्टेड पार्टीज थी, उन्होंने मिलकर ऐसा प्रपंच खड़ा किया कि बहुत भ्रष्ट सरकार। ये बात दूसरी है कि आज 10 साल बीत गए हैं, 10 साल के अंदर भी आज तक एक भी केस में कांग्रेस के किसी नेता को जेल नहीं हुई, बल्कि एक केस में जेल हुई है। वो भी जेल उसको हुई है जो एनडीए का सहयोगी। कांग्रेस के किसी सहयोगी को 10 साल के अंदर कोई जेल नहीं हुई, भ्रष्टाचार का कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। लेकिन एक मार्केट नॉइस को क्रिएट किया गया। अब शुरू के 6-7 साल 2017-18 तक, चाहे वो तालाबंदी रही हो, चाहे वो जीएसटी रहा हो, चाहे वो नोटबंदी रही हो, ऐसे निर्णय जो किसी भी अर्थशास्त्री के अनुसार सही निर्णय नहीं थे, या अग्निवीर की योजना हो या किसान बिल हो, पिछले 10 साल के अंदर बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए गए, संसद के अंदर लिए गए, थोक के लिए गए, लोकतांत्रिक तरीकों को धता बतात के लिए गए, जिसमें लोगों को आश्चर्य हुआ कि ऐसे निर्णय क्यों लिए जा रहे हैं, कैसे लिए जा रहे हैं, और निर्णय लेने के बाद इनको वापस क्यों ले रहे हैं, लेकिन लिए गए। लेकिन क्योंकि मार्केट नॉइसेज इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी, ऐसा बताया गया था कि राष्ट्रीयता का मसला है और डंका बज रहा है और सब कुछ हो रहा है, मार्केट नॉइसेज ने लोगों के सोचने समझने की शक्ति को क्षीण किया, और लोगों को लगा कि आज के तारीख में जैसे टीना फैक्टर हुआ करता था पंडित नेहरू के जमाने में, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। मोदी जी का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं,
क्योंकि उस मार्केट नॉइसेस के तहत राहुल गांधी की छवि को इतना ज्यादा गिरा दिया गया था और यह बता दिया गया था कि राहुल गांधी एक पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, कभी इटली चले जाते हैं, कभी कहीं घूमने चले जाते हैं, उनको राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है, ही इज नॉट ए पॉलिटिकल पर्सन। और आज की राजनीतिक स्थिति में 24/7 ऐसा एक आदमी होना चाहिए जो कि राजनीति में रहे, ऐसा बताया गया। और ये वास्तविकता में 2014-19 के चुनावों से परिलक्षित भी हुआ कि लोगों ने इस बात को माना कि कांग्रेस एक भ्रष्ट सरकार थी और मोदी जी का डंका बज रहा है और राहुल गांधी इज नो मैच, ही इज नॉट ए फुल टाइम पॉलिटिशियन। लेकिन जब राहुल गांधी ने पदयात्रा शुरू की साउथ से नॉर्थ की और 4000 किलोमीटर की पदयात्रा की, गर्मी में, जाड़े में, बरसात में, गरीबों से मिले, गले मिले, लोगों के दर्द को समझा, वो फोटो जो बाहर आई तो लगा एक मानवीय चेहरा राहुल गांधी का उभरा। और जो कह रहे थे कि एक ये कोई राजसी परिवार का पुत्र है जो कि गरीबी इसने नहीं देखी है, लोगों की समस्याओं को नहीं देखा, तो लोगों ने जब राहुल गांधी की उस छवि को देखा तो उन्हें लगा कि ये तो हमारे जैसा व्यक्ति है जो हमारे दुख दर्द से अपने को संबद्ध पाता है। और दूसरी तरफ वो व्यक्ति है जो बड़े बड़े पूंजीपतियों के साथ हवाई जहाज में उड़ता है, प्लेन में उड़ता है, विदेशियों से गले मिलता है, उनको 7.5 कैरेट का हीरा भेंट करता है, लेकिन हमारे देश की समस्याओं से उसे कोई लेना देना नहीं। लोगों का समझना शुरू हुआ, मार्केट नॉइसेस कम हुई। फिर उसके बाद जब उन्होंने ईस्ट से वेस्ट की यात्रा की, फिर वही स्थिति पैदा हुई। फिर लोगों ने देखा कि वो कभी तो कारपेंटर्स के यहां पहुंच जाता है, उनके साथ कुर्सी बनाने लगता है, कभी वो किसान महिलाओं के यहां पहुंच जाता है, धान रोपता है, उनको घर बुलाता है, और जब पता चलता है किसी महिला की आंख का ऑपरेशन होना है तो उसकी आंख का ऑपरेशन अपने पैसे से करा देता है। जो निर्भया कांड हुआ था और बड़ी चर्चा हुई थी 2012-13 में, जिसमें बड़े कैंडल मार्च हुए थे, लेकिन उस निर्भया के भाई को पायलट बनाने की जिम्मेदारी राहुल गांधी ने बिना किसी को बताए ले ली थी और उसे पायलट बना दिया था। ये जो हमारे सनातन धर्म में कहते हैं कि सहायता करो तो ऐसा करो कि पता न चले दाएं हाथ को कि बाएं हाथ ने किया, उसने किया। तो धीरे धीरे राहुल गांधी का जो स्टॉक है उसके बारे में लोगों में जो गलतफहमियां थी दूर होनी शुरू हो गई, और दूसरी तरफ जो टीना फैक्टर था उसके बारे में भी गलतफहमियां दूर होनी शुरू हो गई। जब मणिपुर की घटना घटी और देश में पहली बार, विश्व में शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी देश के एक राज्य में दो समुदाय इतने ज्यादा एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं कि बकायदा फायरिंग होती है, रात में बस्तियां जलाई जाती हैं और बुरी हालत होती है, और देश की सरकार इतनी ज्यादा निष्क्रिय हो गई है या निकम्मी हो गई है कि उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है। अब तो 13 महीने हो गए। अमित शाह जी जरूर गए मणिपुर, कोशिश की वहां पे लोगों से मीटिंग करने की, लेकिन वो कर नहीं पाए, कुछ वहां शांति स्थापित नहीं कर पाए। ना वहां के मुख्यमंत्री जो वीरेंद्र जय शाह हैं वो शांति स्थापित कर पाए, ना देश के गृह मंत्री जो अपने को चाणक्य मानते हैं और देश को बड़े योग्य मंत्री मानते हैं, वो भी मणिपुर को शांत नहीं कर पाए। और बस्तियों में तो बिल्कुल नहीं घूमे, लोगों के बीच में तो बिल्कुल नहीं घूम पाए अमित शाह। लेकिन राहुल गांधी मणिपुर गए, 2 दिन वहां बिताए उन्होंने। वो कुकी क्षेत्रों में भी गए जो पीड़ित थे, जो 15-20% की पॉपुलेशन है मणिपुर की, वो 80% जो बैती समुदाय के लोग हैं, जो हिंदू मूलतः हैं, और जो कुकी हैं जो क्रिश्चियन समुदाय के हैं, दोनों के बीच में गए, उनके दुख दर्द को समझा, उनके परेशानियों को समझा, उनके आंसू पहुंचे और उनके साथ रहे। इतनी संवेदनशीलता उन्होंने दिखाई दोनों समुदायों से कि जो ये माना जा रहा था कि शायद ये षड्यंत्र रचा गया है मेजॉरिटी कम्युनिटी को माइनॉरिटी कम्युनिटी के अगेंस्ट खड़ा करने का, कि 80% मैती हमारे साथ होंगे तो हम चुनाव जीत जाएंगे और 20% कुकी कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि मणिपुर के चुनाव में दोनों सीटें कांग्रेस जीत गई। इसका माने मैती समाज ने भी कांग्रेस का साथ दिया और कुकी समाज ने भी कांग्रेस का साथ दिया और भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया। नॉर्थ ईस्ट ने भी काफी हद तक भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया। इसका मतलब यह है कि लोगों को शायद प्रेम और मोहब्बत और जो एक सद्भावना की अलख जगाने का प्रयास राहुल गांधी ने किया था, जो मोहब्बत की दुकानें वो खोल रहे थे, वो बातें लोगों को समझ में आने लगी।
परसों राहुल गांधी जीटीपी नगर में वहां पे जो मिस्त्री होते हैं, जो मकान बनाते हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत रीढ़ हैं, उनके साथ बैठे, उनके साथ उन्होंने गारा साना और उन्होंने सीमेंट लगाया, प्लास्टर लगाया और मजदूरों के साथ बैठे। क्योंकि कोई भी राजनीति में रहने वाला आदमी जो हमारे वोट पे राजनीति में ऊपर चढ़ता है और बड़ी तनख्वाह पाता है, बड़ी कोठियों में रहता है, महलों में रहता है, हवाई जहाज में उड़ता है, कारों में घूमता है, उसका कम से कम यह कर्तव्य है कि जिनके वोट से वो जीता है उनके पास बैठे तो उनसे बात तो करे, उसके कपड़े से उसको बदबू तो ना आए। राहुल गांधी ने ये जीटीपी नगर में ऐसा किया और इसकी वीडियो आप देख सकते हैं, आपको यूट्यूब में दिख जाएंगी। उसके बाद जब माननीय मोदी जी ने हाथरस कांड में, जो हाथरस में इतने लोगों की मृत्यु, अकाल मृत्यु हुई है, जो निकम्मी सरकार की वजह से हुई है, जो निष्क्रियता की वजह से हुई है, जो प्रशासन की निष्क्रियता की वजह से हुई है, उसके बारे में कोई गंभीरता तो सरकार ने तो नहीं दिखाई। लेकिन राहुल गांधी कुंवर दानिश अली के साथ, इमरान मसूद के साथ हाथरस पहुंचे। हाथरस की बस्तियों में जाकर उन्होंने शोक संतप्त परिवारों से मिले, गरीबों से मिले, क्योंकि ज्यादातर लोग जिनकी मृत्यु हुई है वो गरीब परिवार के लोग, उनसे मिले, गले मिले, रोए। लोगों ने बताया, वहां जो परिवार के लोग थे उन्होंने बताया कि जब राहुल गांधी को अपनी आपबीती वो बता रहे थे तो राहुल गांधी इतने द्रवित हो गए कि उनकी आंखों से आंसू आने लगे। और ये मैंने भी देखा, मैं प्रत्यक्ष बताऊं, झूठ क्या बोलूं, मैं राहुल गांधी से मिलने गया था 3-4 महीने पहले, तो कुछ ऐसा ही वाकया हुआ कि मैंने कुछ ऐसी बातें कर रहा था तो मैं भी भावुक हो गया और राहुल गांधी की भी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पानी की बोतल उठाई और पिया कि मतलब वो आदमी इतना भावुक है, जिसको लोग शहजादा कहते हैं, कि जब लोग अपने दर्द की बात करते हैं, जब लोग बेरोजगारी की बात करते हैं, जब लोग महंगाई की बात करते हैं, जब लोग अवहेलना की बात करते हैं, जब केवल अमीरों के बातें करने वालों की बात करते हैं और गरीबों के बारे में बात करना भी पसंद नहीं करते हैं, वो व्यक्ति कम से कम इतना भावुक है राजनीतिज्ञ होने के बावजूद, जबकि राजनीति और भावुकता का कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं, बल्कि भावुकता और ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे के साथ नहीं चलते। लेकिन राहुल गांधी है, ये मैंने तो अपनी आंखों से भी देखा है और यही चीज हाथरस में लोगों ने देखा और इसका वर्णन किया और कहा कि हमें ऐसा ही नेता चाहिए जो देश की जनता के साथ आंसू पोंछ सके, उनके समस्याओं को समझ सके और उनसे कंधे से कंधा मिला के चल सके। कम से कम उस आदमी में इतना संवेदनशीलता है कि वो जनता के सामने फिर चला। केवल उसने पदयात्रा राजनीति के लिए नहीं की थी, इलेक्शन तो अब खत्म हो गया, मोदी जी को चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का समर्थन मिल गया, वो प्रधानमंत्री बन गए, जो चाहा उन्होंने जिसको मंत्री पद दिया। लेकिन इसके बावजूद अब तो इलेक्शन 5 साल के बाद है, राहुल गांधी में कम से कम इतनी संवेदनशीलता है कि वो मानवीय मूल्यों और मानवीय दुखों से अपने को संबद्ध करते हैं। और वोटों के अभी तो कोई फसल कटनी नहीं है, इसके बावजूद वो हाथरस गए, वो बिजनौर भी गए थे, वो लखीमपुर खीरी भी गए थे, वो हर जगह जहां इस प्रकार की परेशानी होती थी वो गए थे। तो देश में हमें किस प्रकार के नेता की आवश्यकता है? ठीक है, विदेश जाना आवश्यक है, आप रूस जाइए, आप ब्रिटेन जाइए, आप जापान जाइए, घूमिए, वहां पे झप्पी लगिए, हीरे की अंगूठियां भेंट कीजिए, वो सब करिए आप, ठीक है, आपको देश की जनता ने प्रधानमंत्री चुना है। लेकिन देश की जनता को जब दर्द हो, देश की जनता को जब परेशानी हो, तो उनके आंसू पोंछने के लिए अगर आप मौजूद नहीं हैं तो आप किस बात के नेता हैं? अब इसका प्रतिफल मिलना शुरू हो गया है। जो लोगों ने देखा है कि राहुल गांधी के स्टॉक ऊपर जा रहे हैं और मोदी जी के स्टॉक नीचे जा रहे हैं। राजस्थान के वरिष्ठतम मंत्री और बड़े इज्जतदार मंत्री, मीणा समुदाय के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने एग्रीकल्चर पर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। कहा तो उन्होंने ये कि मैंने कहा था कि बीजेपी को सीटें जिताऊंगा इस वजह से, लेकिन वो इस बात से बहुत ज्यादा परेशान थे और दुखी थे कि जहां उनकी सीनियरिटी का ध्यान नहीं रखा गया और एक भजन लाल शर्मा नामक पहली बार के विधायक को मुख्यमंत्री बना दिया गया और उनको एग्रीकल्चर मिनिस्टर बना दिया गया, वसुंधरा राजे जो पुरानी हैं उनको बाहर कर दिया गया। एक तरह से उन्हें राजनीति से उनका पत्ता काटने का प्रयास हुआ।
तो ये जो स्टॉक प्राइसेस में चेंज हो रहा है राहुल गांधी और मोदी जी का, इसकी सूचना ऐसा तो नहीं कि हम ही लोगों को है, चीज राजनीतिक लोगों को नहीं है। और यही कारण है कि चंद्रबाबू नायडू ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के साथ एक मीटिंग तुरंत बुला ली है, क्योंकि ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी चाहते हैं, ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी चाहते हैं, ये केरला के मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि जिस प्रकार से साउथ ब्लॉक, साउथ के जो स्टेट्स हैं उनको इग्नोर किया जाता है और नॉर्थ को उनका ऐसा मानना है, मेरा मानना नहीं है, और गुजरात को सारा धन आवंटित किया जाता है, उनका विशेष ध्यान रखा जाता है गुजरात मॉडल के लिए। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है उनका, मिलजुल कर ये दबाव डालें चंद्रबाबू नायडू के थ्रू की जो साउथ के स्टेट्स हैं उनको जो पैसा आवंटित नहीं होता वो मिले। और क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के साथ तेलंगाना के मुख्यमंत्री पहले काम कर चुके हैं, पहले वो तेलुगु देशम पार्टी में थे और चंद्रबाबू नायडू के बहुत खसम खास थे, इसलिए कोई नई खिचड़ी भी पक सकती है। बीआरएस के 6 एमएलसी ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, बीआरएस पूरी तरह से टूट गई। तो मुख्यमंत्री पुत्र ने, जो पहले के बीआरएस के थे, उन्होंने कहा ये किस प्रकार की राजनीति कांग्रेस कर रही है। अरे कांग्रेस के साथ जिस प्रकार की राजनीति कर्नाटका में बीजेपी ने की, महाराष्ट्र में की, बिहार में की, हर जगह की, और उसके बाद अगर बीआरएस ने अपने कर्मों की वजह से भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, जबकि उसका कर्तव्य था कि वो विपक्ष की तरह वहां रोल अदा करती और भारतीय जनता पार्टी का विरोध करती, तो जिन जिन ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया आज की तारीख में सब शून्य की स्थिति में है। चाहे वो अकाली दल हो पंजाब में, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल हो हरियाणा के अंदर, चाहे वो बीआरएस हो, चाहे वो बीजेडी हो, करीब करीब सब खत्म प्राय हो गए अब तो। बल्कि बीजेडी में पटनायक साहब को निर्णय लेना पड़ रहा है कि राज्यसभा में उनके सांसद, लोकसभा में तो उनके सांसद है नहीं, राज्यसभा में है, राज्यसभा में उनके सांसद इंडिया गठबंधन के साथ काम करेंगे और भारतीय ये अगर उनको सद्बुद्धि पहले आ गई होती तो शायद इतनी दुर्दशा उनकी न होती। और शायद अगर यही सद्बुद्धि आज के तारीख में चंद्रबाबू नायडू को और नीतीश कुमार को आ जाए तो 2-3 साल के बाद उनकी वो स्थिति नहीं होगी जो सुखबीर सिंह बादल की है, जो चौटाला साहब की है, जो पटनायक साहब की है, और जो तेलंगाना के पुराने मुख्यमंत्री की है। क्योंकि अगर आप राजनीतिक इतिहास नहीं पढ़ते, पार्टियों के जो बिहेवियर है और किस प्रकार से वो छोटी पार्टियों को बड़ी मछली खाती है, छोटी मछली को खाती है, इसका अध्ययन नहीं करते तो राजनीति में आप क्यों हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ पक रहा है, लेकिन राहुल गांधी ने अपने मानवीय मूल्यों का प्रदर्शन किया है और मोदी जी ने मानवीय मूल्य वाले विषयों पे बात न करके, इग्नोरेंस करके मेरे ख्याल से गलत किया है। बाकी आपकी क्या मानना है तो आप बताएंगे। नमस्कार, प्रणाम, जय संविधान।